बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर मैं हूं रशीदी और आज हम बात करेंगे 3-4 इवेंट्स पर, जिसमें से सबसे अहम जो आज इवेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में वो है नए अदालती साल का आगाज़, जिसमें चीफ जस्टिस, अटॉर्नी जनरल, सदर सुप्रीम कोर्ट बार और सदर पाकिस्तान बार अपना अपना ख़िताब किया और मुख्तलिफ तजावीज़ दी, जबकि चीफ जस्टिस ने नए साल के लिए जुडिशल पॉलिसी का ऐलान किया। उसके अलावा CCPO लाहौर का इशू है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अकील साहब एक्सप्रेस से। और गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें एडिशनल सेशन जज और एक ख़ातून MP के शौहर के दरमियान झगड़ा हुआ, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नासिर इकबाल डॉन से, सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ। तो आगाज़ करते हैं आज की जुडिशल ईयर से। अकील साहब, आज जो जुडिशल ईयर की तकरीब थी, बड़ी पुरवकार तकरीब थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस रिवायत के मुताबिक शरीक होते हैं और अटॉर्नी जनरल, सदर सुप्रीम कोर्ट बार और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार खिताब करते हैं। वो हुआ और तमाम लॉयर्स ने उसमें बावजूद उसके कि सोशल डिस्टेंसिंग का इशू था, तमाम बड़ी भरपूर शिरकत रही और थोड़ी सी उसकी वायलेशन भी हुई, जिसकी परवाह नहीं की। लेकिन आजकल गुंजाइश है क्योंकि कोरोना कम है। तो आप थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन को, चीफ जस्टिस ने क्या अदलिया के हवाले से क्या इस साल की पॉलिसी में कहा है? देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बिल्कुल ये बताया गया कि जो पिछला अदालती साल ये जो भी एंड हुआ है, ख़त्म हुआ है, ये तो बेसिकली जो कोरोना आया था, कोरोना के बायस तमाम इदारों की जो पाकिस्तान के अंदर थे सबकी कारकर्दगी ही मुतासर हुई, ना कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की मुतासर हुई। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो फिगर्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस टाइम वो आए थे वह 42,000 मुकदमा थे और उसके बाद अब इस टाइम जो है 45,000 मुकदमा है। लेकिन इस कोरोना के बावजूद भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंचेस जो आप और हम कवर करते रहे हैं, उसके मुताबिक वो बेंचेस ने मेरे ख्याल से बहुत सारे इदारों की निस्बत बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बेहतर काम किया है। सुप्रीम कोर्ट की ये जो छुट्टियां अभी ख़त्म हुई हैं, आज 14 सितंबर को छुट्टियां, तो उन छुट्टियों के दौरान भी अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस थे वो बाकायदा तकरीबन उसी तरह 1-2 जजेस जो थे वो छुट्टी पे जाते थे, बाकी जजेस अपनी जगह बेंचेस में काम करते थे। और चीफ जस्टिस साहब ने अपनी स्पीच के अंदर मॉडल कोर्ट्स की कारकर्दगी के हवाले से भी डिटेल दी कि मॉडल कोर्ट्स ने इस दौरान क्या काम किया। चीफ साहब के स्पीच के साथ साथ आबिद साकी साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, उनकी स्पीच को काफ़ी सराहा गया। बेसिकली पाकिस्तान बार काउंसिल की जो डिमांड है, जो वकला की डिमांड है, वो है जुडिशल कमीशन के हवाले से जो जजेस का अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है, उस हवाले से पाकिस्तान बार काउंसिल मेरे ख्याल से गुज़श्ता 3-4 साल से बड़ा ज़ोर शोर से ये आवाज़ उठा रही है कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है उसमें वकला और जो पार्लियामेंट है उसका किरदार मज़ीद मजबूत होना चाहिए। उसको सिर्फ़ और सिर्फ एक राय का उनसे राय नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उनकी राय जो है उस पर अमल भी होना चाहिए। अभी मौजूदा जो सिनेरियो है जुडिशल कमीशन का, उसके अंदर जजेस की तादाद ज़्यादा होती है और वो तादाद के हिसाब से जो एक डेकोरम भी होता है कि ज़ाहिर बात है कि चीफ जस्टिस साहब की जानिब से जो बात कही जाती है उसमें इनकार की वो जो है लोगों की कैपेसिटी वो बहुत कम है। और 1-2 दफ़ा ऐसे वाक़या भी हुए हैं इफ्तिखार चौधरी दौर में कि अगर पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री जो है उसने अगर एतराज़ किया है और मामला वापस आया है तो उसके बाद भी जो जुडिशल कमीशन का जो फैसला था वो खत्म ही हुआ, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सका। तो पाकिस्तान बार काउंसिल का कहना यह है क्योंकि वकला में से ही जजेस बनते हैं, तो उस हवाले से पाकिस्तान बार काउंसिल की जो राय है उसको अहमियत दी जाए, उसको सुना जाए और उस हवाले से जो नंबर गेम है जो जुडिशल कमीशन के अंदर जो सिटिंग मेंबर्स होते हैं उसमें भी पाकिस्तान बार काउंसिल की जो तादाद उसको भी देखा जाए और साथ साथ जो पार्लिमानी कमेटी है उसका किरदार भी मज़ीद मजबूत किया जाए। जी, उसमें जो साकी साहब ने नासिर ये भी कहा है कि जो जजेस अपॉइंटमेंट का मामला है, तरीक़ेकार है, उसमें तवाज़ुन होना चाहिए और पार्लियामेंट ने ये तवाज़ुन कायम करने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की थी। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के फैसले के नतीजे में उसको रिडंडेंट कर दिया। वो ज़रा उसकी तफसील बताएं, क्या अमेंडमेंट थी और क्या फैसला आया और फिर रिडंडेंट वो कैसे हो गया? देखिए राशिद साहब, बात असल ये है कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल है ना, जो उनका बहुत पुराना स्टैंड है कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तमाम तबकों को जो कि स्टेक होल्डर्स हैं इस अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में, जो जिनका सबका अमल दखल है। आपको याद होगा कि जब ये 18th अमेंडमेंट आया था उसके बाद आर्टिकल 175A में
एक नई तरीके से अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का तरीका मुतारफ़ कराया गया था। उसके तहत ना एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना था और पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी। तो लेकिन जो पाकिस्तान बार काउंसिल का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और जो आपने सवाल किया ना वो कौन सी जजमेंट थी, वो मुनीर भट्टी की जजमेंट थी। ये जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने इसको प्रिजाइड किया था उस कोर्ट को। उसमें हुआ ये था कि कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई थी जिस पे पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिजर्वेशन सिंध हाई कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट हुई थी, तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने उस पर कुछ रिजर्वेशन शो की थी। नसीर, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा क्या, पहले हमारे नाज़रीन को अगर ये बताएं, बहुत से हमारे यंगस्टर्स को नहीं पता होगा कि जजेस अपॉइंटमेंट का तरीकाकार पहले क्या था और फिर पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट क्या किया उस तरीकाकार। देखिए राशिद साहब, पहले तो ये होता था कि एग्जीक्यूटिव जो है वो मतलब अपॉइंट करती थी, लेकिन वो चीफ जस्टिस से इन कंसल्टेशन करके करती थी। और उसमें ये होता था कि जो है चीफ जस्टिस जितने भी हाई कोर्ट्स के हैं वो रिकमेंड कर देते थे चीफ जस्टिस को, और फिर जब उनको मतलब डिस्कशन हो चुकी होती थी फिर एग्जीक्यूटिव उनसे पहले एक दफ़ा पूछ लेती थी। लेकिन जो तरीका था, जो अल्टीमेट जो डिसीजन मेकिंग था, वो एग्जीक्यूटिव के पास ही था। एग्जीक्यूटिव के पास नाम आ जाते थे, उनमें से वो किसी एक को चूज कर लेते थे, जितनी भी सीटें हैं उस हवाले से। अच्छा, ये भी हो सकता था कि जो नाम आ गए हैं उनको साइड में रख कर एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी से भी कोई चीफ जस्टिस अपॉइंट करता। उमूमन ये झगड़ा होता रहा है। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के ज़माने में आपको याद है ये झगड़ा भी हुआ, बल्कि चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब खुद उस ज़माने की हुकूमत ने एक जूनियर जज को एलिवेट कर दिया था, आपको याद होगा। उसके बाद अलजाट ट्रस्ट केस आया, अलजाट 1996 में ये अलजाट ट्रस्ट आया था। उसमें ये हेल्ड हुआ था कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो उसको लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी होगी कि वो चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट में या एलिवेशन टू द सुप्रीम कोर्ट हो, मतलब वो उसी को होना चाहिए। वो रूल फॉलो हो रहा है। हाँ, वो रूल। लेकिन जब 175A में अमेंडमेंट होगी तो उसमें ये हो गया कि एक जुडिशल कमीशन बैठती है, उसमें चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अगर हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट का मामला है तो हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस साहब है वो नाम पेश करेंगे, फिर उसको उस पर डिस्कशन होती है। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल का जो स्टैंड है वो यही है कि ये तरीका गलत है। ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या प्रोविंशियल बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं, अटॉर्नी जनरल साहब भी रिप्रेजेंट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को, लॉ मिनिस्टर साहब करते हैं, ये राइट हमारे पास भी होना चाहिए कि हम नाम को प्रपोज करें और उस पर डिस्कशन हो जाए। अभी हो ये रहा है कि सिर्फ चीफ जस्टिस को ये राइट है, वो नाम इनिशिएट करते हैं, और चूंकि उनकी मेजॉरिटी ये पाकिस्तान बार काउंसिल का पॉइंट ऑफ व्यू है, चूंकि उनकी मेजॉरिटी है तो डिसाइड भी वो वही कर लेते हैं। इसमें ये तो एक पहलू है ना, इसमें मेरा ख्याल है कि एक पहलू ये भी है कि जो बात की है तवाज़ुन की साक़ी साहब ने, वो ये है कि पार्लिमानी कमेटी को ये इख्तियार था कि जब ये नाम रेकमेंड करके पार्लिमानी कमेटी को भेजें तो वो उसका जायज़ा ले और वो फिर अपनी जो उनके पास गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट्स होती हैं उनकी रोशनी में फिर कोई फैसला करे, और वो चाहे तो उस नाम को रिजेक्ट भी कर दे। लेकिन फिर एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में जिसकी समाअत के बाद तकरीबन ये इख्तियार पार्लियामेंट का ख़त्म कर दिया गया और ये कहा गया कि वो उसके लिए उसमें उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि जो जुडिशल कमीशन की रिकमेंडेशन है वो पार्लियामेंट्री कमेटी उसको अगर रिजेक्ट करती है तो रीजंस देगी, और अगर वो कोजेंट रीजंस देगी, अदरवाइज ये कंसीडर किया जाएगा कि वो उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया। इस हवाले से साक़ी साहब का कहना है कि ये फिर दोबारा अदम तवाज़ुन पैदा हो गया और पार्लियामानी कमेटी रिडंडेंट हो गई है और सिर्फ और जजेस कमेटी जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी उनका कहना यह है कि सिर्फ वो पोस्ट ऑफिस वाला किरदार अदा करती है कि जनाब सिर्फ एक सिफारिशात आई उनके ऊपर अपनी स्टैंप लगाई और फाइनल प्रेसिडेंट को भेज दिया और नोटिफाई हो गया। उनका मौक़िफ़ ये है कि बाकायदा उनका एक किरदार होना चाहिए, उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि अगर उनके पास कुछ रीज़न हैं, कुछ वजूहात हैं, तो किसी भी जज की जो कि शायद जुडिशल कमीशन के सामने किसी वजह से नहीं आ सकें, तो वो अपनी उन वजूहात की बिना पर उस नाम के ऊपर ऑब्जेक्ट कर सकें, एतराज़ कर सकें, उस नाम को रोक सकें। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि जुडिशल कमीशन के फैसले को वो रिजेक्ट कर ये इख्तियार ख़त्म हुआ मुनीर क्या नाम मुनीर भट्टी केस में इफ्तिखार चौधरी साहब ने सुना, और ये नहीं इफ्तिखार चौधरी साहब ने नहीं, जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने ये केस सुना था। अच्छा, लेकिन दौर वही था। हाँ, दौर वही था। अच्छा, और उसमें ये डिसाइड किया जिससे पार्लियामेंट तकरीबन रिडंडेंट हो गई और अब इनका
ये कहना यह है कि जजेस कमेटी में जो जज साहिबान जो नाम फाइनल कर देते हैं वो वही फाइनल हो जाता है। approve हो जाती उसमें है। खराबी क्या है अगर वो कर देते अच्छा, हैं? इसमें सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इसमें दिलचस्प चीज़ ये है कि पार्लियामेंट की जानिब से इतनी आवाज़ नहीं उठाई जा रही, ये सारी आवाज़ पाकिस्तान बार काउंसिल और वकला की जानिब से उठाई जा रही है कि जनाब उनको भी इख्तियार दें और हमको भी इख्तियार हमें दें। भी इख्तियार है, और लेकिन पार्लियामेंट की जानिब से इस हवाले से कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही, वरना पार्लियामेंट जो है जो भी है, पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो कानून बना सके, कानून में तब्दीली कर सके। हाँ, अगर अदलिया के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो उनके साथ उसके ऊपर बैठ के बात कर सकते हैं, उनसे उनका मशवरा लिया जा सकता है। लेकिन पार्लियामेंट मेरा ख्याल है तो इस मामले में बाइख्तियार है। लेकिन डर सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि अगर हमने कोई कानून बना दिया जो कि अदलिया को पसंद नहीं आया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो सेट असाइड हो जाएगा। सिर्फ उस डर की वजह से पार्लियामेंट में से कोई भी बात नहीं कर रहा है। लेकिन वकला इसके ऊपर डट के ज़ोर शोर से इस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं कि जनाब वकला को कि बाकायदा सिर्फ वकला की जहाँ नॉमिनेशन भी होनी चाहिए, उनका किरदार जो है वो सिर्फ बैठ के जी हजूरी वाला नहीं होना चाहिए कि जो जजिस की जानिब से कह दिया गया। पिछले मैं इसमें अगर ऐड करूँ तो पिछली हुकूमत में थोड़ा सा इस पर काम हुआ था जब PMLN की गवर्नमेंट थी, लेकिन उन्होंने भी इसको जो आपने बात की बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात है कि कोई भी जुडिशरी को नाराज़ नहीं करना चाह रहा था। तो इस वजह से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि बल्कि उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ये टुथलेस हो गई है पार्लियामेंट्री कमेटी, क्योंकि ये जो भी रिकमेंडेशन आती है हम एज इट इज़ उसको फॉलो कर मतलब उसको अप्रूव कर देते हैं। नासिर, इसमें मेरा यह सवाल यही है कि कमेटी जो है वो जजेस की है, सीनियर जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। अगर वो एक नाम रिकमेंड करके फाइनल कर भी लेते हैं तो इसमें तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? क्या खराबी इस अपॉइंटमेंट के सिलसिले में कोई सामने आई है? देखने में क्या कहना है यार पाकिस्तान बार कुछ जो एलिगेशन ये आप भी इसमें इंक्लूड दीजिएगा। कुछ एलिगेशन ये आ रही है कि कुछ ऐसा मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये बात कही गई है और ये पाकिस्तान बार काउंसिल का भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि बहुत सारे ऐसे जजेस की अपॉइंटमेंट होगी जो चैम्बर फेलोज थे, किसी चैम्बर फेलोज थे या मतलब ये यहाँ तक कहा गया कि रिश्तेदार थे करीबी। तो होता ये है कि मतलब ये एलिगेशन हो सकता है। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से नहीं बार कहा गया है, कहा कि होता ये है कि चूंकि मेजॉरिटी होती है जुडिशल कमीशन में जुडिशरी की रिप्रेजेंटेटिव्स की, इसलिए ये नाम क्लियर हो जाते हैं और पार्लियामेंट्री कमेटी से ये थ्रू हो जाते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि पार्लियामेंट्री कमेटी चूंकि लोगों को रिप्रेजेंट करती है तो पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू भी आना चाहिए। जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है जब कोई जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो उसकी हैसियत हासिल बहस होती है और उसमें पार्लियामेंट में ये हैसियत हासिल बहस होती है और उसकी हर एंगल से उस शख्स के बारे में जिसकी एलिवेशन मुतवक्को है हर एंगल से उस पर डिस्कशन होती है। लेकिन जब वो जज बन जाता है फिर किसी को इजाज़त नहीं होती कि उसके ऊपर उंगली उठाए। तो ये मतलब एक चीज़ ये जो बेसिक आइडिया था वो यही था कि पार्लियामेंट में जब डिस्कशन होगी तो बहुत सारे ऐसे बातें जो पब्लिक डोमेन में उस शख्स की अब जो ये सदूर और ये पाकिस्तान बार इस इशू को उठा रही है, एक केस मुनीर भट्टी केस फील्ड में मौजूद है, तो ये कैसे रिवर्स होगा? क्या वो रिविजन करना पड़ेगा? नहीं, पाकिस्तान बार काउंसिल ने आपको याद है 2010 में एक जो जुडिशल कमीशन के रूल्स हैं 2010 उसमें कुछ अमेंडमेंट भी सीख की थी और उन्होंने बाकायदा इनको जुडिशल कमीशन को लिख के भी दिया था और इस पर 2-3 दफ़ा मीटिंग्स भी हुई हैं। लेकिन जो मुझे थोड़ा सा बहुत याद आ रहा है कि वो शायद मियाँ साकिब निसार जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे उनके ज़माने में शायद रिजेक्ट हो गई थी इस बिना पे कि शायद 18th अमेंडमेंट करनी, मतलब चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये रूल्स वगैरह बने थे तो फिर ये नया प्रोसेस करना पड़ेगा। तो शायद इसके बाद वो आवाज़ दब गई। लेकिन अब पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये दोबारा आवाज़ उठाई है। उनका कहने का मकसद यही है कि जो वो कह रहे हैं कि जो क्वालिटी ऑफ जजेस आ रहे हैं मतलब नीचे से जो हाई कोर्ट्स में, नॉट इन द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में वो क्वालिटी नहीं आ रही और वो जजमेंट्स की क्वालिटी उसकी वजह तो ओवरऑल डिटेरियोरेशन पूरी सोसाइटी में है। यहाँ मैं उस पर डिटेरियोरेशन पे बाद में बात करेंगे, अगले जो हम इवेंट डिस्कस करेंगे उसमें। लेकिन यहाँ आज जो चीफ जस्टिस ने अपना खिताब में एक और बात की, हमेशा पहले अगली साहब आपको याद होगा नाज़िर साहब, जजेस ये कहते रहे कि अदलिया आज़ाद है और इस पर किसी का दबाव नहीं है। लेकिन आज थोड़ी सी मुख्तलिफ बात की है चीफ जस्टिस साहब ने। उन्होंने ये कहा कि किसी को दबाव डालने की इजाज़त नहीं देंगे और आज़ाद अदलिया के बगैर किसी को इजाज़त नहीं निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। तो क्या इसे आप हम ये समझें कि है कोई ऐसा दबाव या
अदलिया को किसी बैरूनी दबाव का सामना है? नहीं, मेरे ख्याल से शायद दबाव का तो ऐसा कोई सामना नहीं है। क्यों ज़रूरत महसूस हुई चीफ साहब को ये करने की? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इससे पहले जब भी मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर चीफ जस्टिस साहिबान की तकरीर होती थी तो उनकी जानिब से बाकायदा बरमला यही इज़हार किया जाता था कि जनाब अदलिया आज़ाद है। वो इस हवाले से कहने या सुनने को भी तैयार नहीं होते थे कि जनाब अदलिया को आज़ादी चाहिए या अदलिया को मज़ीद आज़ाद किया जाए, मज़ीद इख्तियारात दिए जाए। ऐसी बात भी वो सिर्फ ये की बात करते थे कि नहीं, हम आज़ाद हैं, हम खुद मुख्तार हैं, हम फैसले जितने भी कर रहे हैं खुद कर रहे हैं। आज चीफ साहब की स्पीच में थोड़ा सा ये मुख्तलिफ बात की गई है, मामूल से हट के, या जो रूटीन की जो स्पीच होती थी, जिसमें उन्होंने कहा कि आइन में जो इख्तियारात दिए गए हैं उसके हवाले से अदलिया को जो है बिल्कुल मुकम्मल आज़ादी की ज़रूरत है, मुकम्मल आज़ादी का कहा गया है। वो थोड़ा सा डिफरेंट अल्फाज का इस्तेमाल है। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर आइन को आप देखें ना, आइन की जो अदलिया के हवाले से जो शिक्के हैं, जो अदलिया का जो इख्तियारात हैं, वो अदलिया आज़ाद है और ये हर शख्स के ऊपर डिपेंड करता है। मसलन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मसलन ये साकिब निसार साहब थे, उनकी पॉलिसीज़ और थी, गुलजार साहब आए, उनकी पॉलिसीज़ और थी और हैं। उससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उनकी पॉलिसीज़ और थी। जस्टिस नासिरुल मुल्क थे, उनकी पॉलिसीज़ बिल्कुल खामोशी के साथ गुजरी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की पॉलिसीज़ मुख्तलिफ थी। तो आइन ने तो इख्तियार दिया हुआ है, आइन के मुताबिक आपके इदारे के अंदर या अदलिया के इदारे के अंदर किसी भी किस्म की हुकूमत की मदाखलत नहीं है। अभी हमने पहले वो जजेस के अपॉइंटमेंट का भी इशू किया ना, वहाँ पर भी यही इशू उठा हुआ कि जनाब सिर्फ और सिर्फ अदलिया को ही इख्तियार दिया जाए कि अपने तरीक़ाकार से अपॉइंटमेंट करें, वो खुद ही हटा सके। गाजी फायज़ ईसा साहब वाले मामले में भी अगर जो बात कहना कबलस वक्त है, सुप्रीम कोर्ट का बहरहाल फैसला भी आ गया उसके ऊपर। अगर मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत के पास इख्तियार होता तो शायद अब तक ये मामला इतना लंबा ना चलता। क्या हुआ, सारा इख्तियार अदलिया के पास है। अब वो उन शख्सियात के ऊपर मुनहसर करता है जो चीफ जस्टिस के अहदे पर बैठती हैं कि वो उस इख्तियार का इस्तेमाल किस हद तक करती हैं, कितना करती हैं, और अपने इख्तियार को किस हद तक वो उसको मनवाती हैं कि ये हमारा इख्तियार है। तो उस स्पीच जो है, मेरा नहीं ख्याल कि अदलिया को किसी भी किस्म का अदलिया के ऊपर आइनी या कानूनी तौर के ऊपर दबाव है उनके ऊपर किसी भी किस्म का। वैसे मैं थोड़ा सा इसमें एक ऐड कर दूं कि ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि चीफ साहब ने जो स्पीच की, ये इस बैक ऑफ द माइंड में ये ख्याल हो सकता है क्योंकि एक परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि सिविलियन सुप्रीमेसी को अंडरमाइन हो रही है। मतलब मैं ये नहीं कि ये परसेप्शन कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हो रही, लेकिन ये एक चीज़ लोगों में ये महसूस हो रही है कि आहिस्ता आहिस्ता जो सिविलियन अथॉरिटी थी वो थोड़ा सा पीछे जा रही है। यहाँ हमारे जो साथी हैं उनका ख्याल यही है कि अदलिया की आज़ादी भी खुद अदलिया के अपने ही हाथ में है, और अगर अदलिया चाहे तो कोई उस पर फ़ौरन फोर्स इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। अकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे जो बहुत ही एक हॉट इशू चल रहा है। वाक़या तो उसके पीछे बहुत नाखुशगवार था, लेकिन वो वाक़या तो थोड़ा सा पस मंज़र में रह गया। अब इशू ये है कि CCPO साहब ने जो बयान दिया, क्या वो बयान उन्हें देना चाहिए था या नहीं, और क्या उस बयान के बाद उन्हें CCPO रहना चाहिए या नहीं। मुल्क भर में इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे भी हो रहे हैं, ख़ुसूसन ख़वातीन मुज़ाहरे कर रही हैं, और ये मुतालबा सामने आ रहा है कि CCPO को बरतरफ किया जाए। मौक़िफ़ उनका यह है कि एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसका माइंड सेट ही ये है कि ख़ातून को अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसकी हिफाजत के लिए सिर्फ ये इकदाम ज़रूरी है कि उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये माइंड सेट कबूल नहीं है। अब मुल्क में हालात ऐसे होने चाहिए, अमन व अमान की सूरत हाल ऐसी होनी चाहिए कि कोई ख़ातून, कोई बच्चा जब चाहे जहाँ चाहे आए जाए और उसको कोई ख़तरा ना हो। अकील साहब, क्या समझते हैं आपके, कितना दुरुस्त है ये मुतालबा पब्लिक का? देखिए राशिद साहब, जो है ना कि उनको अहदे से हटाया जाए या उनको उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इस सिलसिले में तो कानून देखना होगा। तो मेरे ख़्याल से अगर तो उनका यह बयान जो है वो मुल्ज़मान को सपोर्ट करता है किसी तरह और किसी तरह से केस में उनको फेवर करेगा, तो फिर तो यकीनन उनको हटाया जाना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने एक बात जनरली की और वो बात जो है हमारे मीडिया पे पकड़ी गई, सोशल मीडिया पे पकड़ी गई और उस बात का बतंगड़ बन गया, तो सिर्फ बात का बतंगड़ बनने के ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब देखना यह है कि क्योंकि लोगों का कहना यह है कि वो CCPO जनाब
अपने इलाके के इंचार्ज हैं पुलिस के, और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर ही उन्होंने ये बयान क्यों दिया? ठीक है, एक मुतालबा वो भी है कि जनाब उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था इस ओहदे पर रहते हुए, लेकिन अगर हम एक लम्हे के लिए ठंडे दिमाग से सोचें, मैं अपने लिए सोचूं, आप अपने लिए सोचें, हमारे नाज़रीन अपने लिए सोचें कि जब हम लोग घरों से निकलते हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग एहतियाती तदाबीर अपने जहन में रखते हैं। मसलन दिन के टाइम अगर मैं 12 बजे निकलूँगा तो शायद मेरे दिल में कोई डर खौफ ना होगा, लेकिन मैं रात को अगर 12 बजे निकलूँगा तो मेरे जहन में भी कोई थोड़ी सी सोच होगी कि यार मैं रात को 12 बजे निकल रहा हूँ, मैं एहतियात कर लूँ। खातून से ठीक है, वो एक उनसे बद एहतियाती हो गई या गलती हो गई और आगे देखें कितना बड़ा सान्या हो गया। लेकिन एक चीज़ हकीकत है, ये आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि एहतियात हमेशा वाक़यात से पहले ही की जाती है। किसी वाक़े के होने के बाद तो सिर्फ वो लकीर पीटने वाला हिसाब रह जाता है कि जनाब। इसमें पॉइंट ये है कि ये जो वाक़या हुआ ये किसी ऐसी जगह पे नहीं हुआ जो को बहुत दूर जंगल वीराना था और ख़ातून गलती से वहाँ निकल के चली गई। ख़ातून बहरहाल वो फ्रांस से आई हुई थी, उन्हें यहाँ के माहौल का भी इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, वो शायद यही समझ रही थी कि बहुत सेफ़ रास्ता है, ज़ाहिर मोटरवे है, 1 घंटे का रास्ता है और वो बड़े आराम से चली जाएंगी। लकीली अनलकीली उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया। जो हमने सुना है, अज़ाज़ साहब एक चैनल पर बता रहे थे और भी लोग कह रहे हैं कि जो टोल प्लाजा है वहाँ से जाए वकुआ सिर्फ 200 मीटर के फासले पर है, जहाँ पैदल भी 5 से 10 मिनट में पहुँचा जा सकता है। जब एक कॉल आई ख़ातून की कि मेरा यहाँ पेट्रोल ख़त्म हो गया और मुझे हेल्प चाहिए, तो मोटरवे पुलिस ने FW को कह दिया, FW पुलिस ने पता नहीं क्या किया, आई डोंट नो। मतलब इस पे और फिर इस पर बजाय इसके कि CCPO ये कहें कि हम इंक्वायरी करेंगे, अगर हमारा स्टाफ कसूरवार है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और मुजरिमों को तो हम पकड़ेंगे। उसके बाद वो तीसरी बात ये करते हैं कि उनको भी एहतियात करनी चाहिए, तो फिर तो ठीक है। लेकिन डायरेक्ट एहतियात की बात करके ऐसे लगता है वो मलबा ख़ातून पर डालना चाह रहे थे कि गलती उनकी है, उनके साथ जो हुआ ठीक हुआ। अच्छा नहीं, उनके बयान को मैं डिफेंड नहीं करूँगा, ये बात ध्यान में रखें। जो आपके पहले बात की है ना, इस चीज़ की बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर FWO को, फ़र्ज़ करता हूँ मैं घर पर बैठा हूँ, मुझे कॉल आती है, मैं ना FWO में हूँ, ना मैं पुलिस में हूँ, ना मैं आर्मी में हूँ, मैं किसी भी इदारे में नहीं हूँ, मैं एक आम शख्स हूँ। मुझे फ़ोन कॉल आती है कि जनाब मैं फ़लाँ जगह पे खड़ी हूँ, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। और मैं पहली बात तो सारी बात मैं उनसे पूछूंगा आप कौन, लेकिन किसी भी वजह से मैं बात नहीं कर पाता, कॉल कट जाती है या वो कहते हैं कि मेरा फ़लाँ मसला है, तो मेरा अपनी ये जिम्मेदारी बनती है बतौर शहरी, ज़िम्मेदार शहरी, कि मैं यहाँ पहुँचूँ अगर मैं पहुँच सकता हूँ। अगर मैं नहीं पहुँच सकता तो मैं मुतलका पुलिस का जो इदारा है 15 पे कॉल करूँ, मुतलका पुलिस स्टेशन को बताऊँ कि यार मुझे एक कॉल आई है इस नंबर से और उस शख्स ने या उस खातून ने मुझे ये बात बताई है कि भाई मैं फ़लाँ जगह खड़ी हूँ, मुझे डर है, मुझे ख़तरा है, मुझे खदशा है, कुछ भी है, ठीक है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो बिल्कुल अगर मोटरवे पे उन्होंने कॉल की तो मेरे नज़दीक बेशक उनका इलाका नहीं था। वो कोई उनसे ये नहीं कह रही थी कि आप मेरा मुकदमा दर्ज कर लें, आप जनाब क्या कहते हैं जाकर फ़लाँ मुलज़िम को पकड़ लें। उन्होंने सिर्फ यही उनको इतला दी थी ना कि मैं फ़लाँ जगह खड़ी हूँ, मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है और रात का ये टाइम है। वो एक उनकी जाने से एहतियात ही अपनाई गई थी। तो उसके ऊपर उस इदारे को फौरी तौर के ऊपर वो बेशक कहते थे कि हम अपना बंदा भेज रहे हैं मैडम, लेकिन आप ये फ़लाँ इदारे की कार्रवाई है, या तो उस खातून को कहते कि आप उनसे कॉल करें। बल्कि मेरे ख्याल से खातून को कहने से बेहतर था कि एक इदारा जब दूसरे इदारे में से रब्ता करता है तो उसका एक्शन जल्दी होता है। उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो खुद फ़ोन करता है पुलिस के मुतल्लिका इदारे को, अब उतनी देर के लिए जितनी देर तक पुलिस नहीं आ जाती अपना बंदा वहाँ खड़ा कर देते, अपना बंदा वहाँ भेज देते। हमारे आप बता रहे थे उसने जाके बंदे ने वहाँ पे जाके पुलिस मुकाबला तो नहीं करना था। सऊदीया वाला वाक़या जो आप अपने वालिद साहब के बारे से बता रहे थे वो जरा बताएं ना। ये देखें, ये दुनिया में भी कहीं पे भी इस तरह होता है कि ये, बल्कि मेरे वालिद साहब जो सऊदीया में रहे हैं उन्होंने बताया कि अगर हम कहीं लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, रास्ते में नींद आ गई या गाड़ी ख़राब हो गई, नींद आने का वैसे उन्होंने कहा था कि नींद आ गई, हमने गाड़ी साइड पे लगाई, हम सो गए। सुबह जब हमने उठकर देखा तो हमारे पीछे एक गाड़ी पुलिस की खड़ी हुई थी। उन्होंने बिल्कुल नहीं हमसे पूछा कि आप क्यों रुके हुए, उन्होंने देखा कि शख्स सो रहा है, इसको आराम करने दो, और ड्यूटी दी उन्होंने अपनी ड्यूटी दी, अपनी जिम्मेदारी दी, बगैर कहे गाड़ी वो जनाब 4-5 घंटे वहाँ पे खड़ी रही वो सुकून से, जब तक वो मुसाफिर जो था वो दोबारा उठ के वो रवाना नहीं हो गया। और उन्होंने उससे पूछा भी नहीं कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, देखा कि सिर्फ आराम कर रहा है, लंबे सफ़र के ऊपर है। ये जिम्मेदारी हमारे इदारों की भी बनती है।
हुकूमत की जिम्मेदारी है। सबसे जो पहला राइट है, वो आज भी बात हुई है इसी तकरीरों में, कि पहला राइट जो है वो राइट टू लाइफ है। बिल्कुल। अगर वो लाइफ ही थ्रेटन है तो फिर तो रियासत का वजूद ही जो है होना ना होना बराबर है। एक खातून ने आपसे हेल्प मांगी, और मांगी किससे? किसी आम आदमी से नहीं, पुलिस से। पुलिस। एक दफ़ा मैं भी मोटरवे पे आ रहा था, और मेरा भी मैं खासी लापरवाह आदमी हूँ, पेट्रोल ख़त्म हुआ, मैंने कॉल की तो वो ये मोटरवे पुलिस वाले आए और उन्होंने मुझे इतना पेट्रोल फराहम किया कि मैं अगले पेट्रोल पंप तक पहुँच गया। वो आपकी ज्यूरिसडिक्शन थी या नहीं थी, आप मोटरवे से थोड़ा सा इधर थे या उधर थे, अगर इनके पास है पेट्रोल तो उन्हें जाके फ़ौरन एक खातून जो अकेली है रात के 2 बजे देना चाहिए किसी भी सूरत में। मेरे ख्याल में इसमें एक्शन पुलिस, मोटरवे पुलिस के ख़िलाफ़ भी बनता है। और CCPO साहब का बयान तो जो उसको तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो वज़ीर आज़म साहब वो जो बात ही ये करते थे मेरिट की और तहफ़्फ़ुज़ की, वो उसको डिफेंड कैसे कर रहे हैं? क्या समझते हैं आप, क्यों डिफेंड कर रहे हैं कि CCPO नहीं हटेगा और ये यही रहेगा? देखिए, अब ये तो एक सियासी मामला है। CCPO साहब ये सिर्फ इस वाक़े की वजह से ख़बरों में नहीं आ रहे, वो इससे पहले IG साहब के साथ जो उनकी एक जंग चलती रही है, वो उस दौर से उन दिनों से वो ख़बरों में आ रहे हैं। तो बल्कि जब IG साहब तब्दील हो गए तो उसके बाद तो एक ये तासर को उभरा, जनाब ये CCPO बड़ा मजबूत आदमी है, इसके पीछे कोई ऐसा सियासी आदमी मौजूद है जो कि इसको डिफेंड कर रहा है, जिसने देखें एक CCP जो है वो IG तक तब्दील हो गया। एक ये भी सोच चल रही थी ना। तो अब इस वाक़े के बाद हुकूमत की जानिब से बाकायदा उनकी सपोर्ट करना, वो उस मौक़िफ़ को तक़वियत देता है कि जनाब कोई ऐसा इनके पीछे है मजबूत आदमी जो कि कहता है कि इसके ऊपर कोई बात नहीं आएगी। हुकूमत को चाहिए था कि वो अगर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं भी करते, कम से कम इनके इस बयान को हुकूमती सतह पर, शीरी मज़ारी का बयान काफ़ी नहीं है, काफ़ी शहजाद अकबर साहब जाके उसको डिफेंड करते रहे कि खामखाई मुतनाज़ा बनाया गया, उनके अल्फाज हैं। हुकूमत को चाहिए था कि कम से कम अगर उस वाक़े को अपोज नहीं कर सकते तो उस वाक़े को डिफेंड भी ना करते, आप खामोशी इख्तियार कर लें। यार क्या ज़रूरत है कि आपका एक वज़ीर आज़म का मुआविन ख़ुसूसी जाके लाहौर जाके उसके साथ खड़ा हो रहा है, उसको डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। क्या आप समझते हैं कि ये वाक़या अब ऐसा वाक़या है कि आइंदा के लिए कोई SOP सेट कर सकेगा, या हम वो बतौर कौम इस वाक़े को फिर भूल जाएंगे और वही भेड़ चल रही? राशिद साहब, ये अफसानवी बातें हैं कि SOP सेट होंगे। SOP हमारे मुल्क में हर चीज़ के बने हुए हैं, कम से कम इस वाक़या से मुतल्लिक़, ठीक है। पुलिस के पास भी SOP मौजूद है। अगर मोटरवे पुलिस को कॉल गई थी तो उनको इसके दूसरे इदारे को मुतला करना चाहिए था, मुतलका थाने को मुतला करना चाहिए था, ये SOP भी मौजूद है। बात ये है कि जो शख्सियात हैं जिन्होंने इसमें लापरवाही बरती और उस लापरवाही की वजह से एक कितना बड़ा सानिया हो गया, जो अगर हम और आप सोचें तो यकीन करें कि हाँ हम कांपने लगते हैं कि ये हुआ क्या यार, एक खातून बेचारे के साथ क्यों हुआ। और यही खौफ तमाम ख़वातीन में भी है, यही खौफ तमाम। लेकिन मेरे ख्याल से मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ सज़ा देना अपनी जगह पे, वो पुलिस अपना तौर पे करेगी, उसमें पुलिस को बिल्कुल गैर जानिबदार होकर कार्रवाई करनी चाहिए। और वो जो पुलिस का एक रवायती तरीका है ना कि ढील छोड़ दें, वो शवाहिद इकट्ठे करते हुए, और वो चीज़ अगर अपनाई जाएगी और मुल्ज़मान कल छूट जाएंगे तो पुलिस के ऊपर कल फिर बात आएगी दोबारा से। अच्छा, लेकिन सर मैं एक बात कंप्लीट करूँगा, जिस इदारे ने लापरवाही बरती है, कोई भी इदारा हो, मोटरवे पुलिस हो या कोई भी हो, जिस शख्स ने वो कॉल सुनी है और उसने आगे डिलीवर नहीं की कॉल, उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया, आगे इंटीमेट नहीं किया दूसरे इदारे को, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सरकारी मुलाजिम के ये दिल में डर होना चाहिए कि भाई अगर इसने गलती की थी, उस गलती की वजह से देखें कितना बड़ा वाक़या हो गया, तो उस गलती की इसको सज़ा मिली। और वो सज़ा जो मेरे नज़दीक है वो सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि सस्पेंड करके और 2 महीने बाद बहाल कर दिया जाए, बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कल को दूसरे अफसरान के जहन में भी आए कि अगर उनके पास कोई ऐसी इतला आए तो वो ये ना सोचें कि जनाब ये बस ठीक है, ये हमारा काम नहीं है, अपने तौर पे एहतियात बतौर शहरी एहतियात कर लें। इस वाक़े को अनअटेंडेड नहीं जाना चाहिए। आउट ऑफ कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने भी ये फरमाया है कि निज़ाम अदल नाकाम होता नज़र आ रहा है या हो चुका है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का काम ये बयान देना तो नहीं है, उनका तो काम है कि वो जैसे माजी में होता भी रहे कि इसको टेकअप करें,
एज सो मोटो, और इसको देखें कि इसको कैसे हम सीधा कर सकते हैं, सिस्टम में ला सकते हैं। क्या समझते हैं आप? देखें, मैंने राशिद साहब अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि इख्तियारात अदलिया के पास है। अब अदलिया के ऊपर ज़ाहिर बात है, जब शख्सियत चेंज होती है, एक जज के बाद दूसरा जज आता है, तो पॉलिसी भी चेंज हो जाती है। हालांकि नहीं होनी चाहिए, हालांकि होनी नहीं चाहिए, पॉलिसी एक ही होनी चाहिए कि जनाब आवाम को मिलना चाहिए, जो कानून कहता है वो होना चाहिए। पॉलिसी तो ये होना तो ये चाहिए, लेकिन ये फ़र्क पड़ता है शख्सियात के साथ साथ। आज से अगर 2 साल पहले हम देखें, सुप्रीम कोर्ट का HR सेल कितना एक्टिव था, शायद रोज़ की 200-250 लोगों की दरख्वास्तें आती थी, कितने लोगों को रिलीफ मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा, उसका एक बड़ा इफेक्ट ये होता था कि जब HR सेल से मसलन अगर तो पुलिस के खिलाफ किसी को शिकायत है और SSP को, हाँ, एक यहाँ से चला जाता था ना नोटिस की इसकी रिपोर्ट दें, तो वो उसका काम करने के बाद रिपोर्ट देते थे कि ये ओके हो गया। बिल्कुल, वो अच्छा, उसमें ज़्यादा दरखास्तें ऐसी आती थी, किसी बेवा की आती थी दरखास्त के जनाब मुझे पेंशन नहीं मिल रही। हाँ, अच्छा, यहाँ से एक लेटर जाता था कि चीफ जस्टिस ने जनाब आपसे ये पूछा है कि जनाब ये क्या ये दरखास्त आई है, इसके ऊपर क्या जवाब है। वो क्या करते थे, उसको जारी करके पेंशन, फिर लेटर लिखते थे जनाब कि हमने ग्रीवेंस जो है वो एड्रेस कर दी। पुलिस के खिलाफ आती थी कि जनाब मेरे बेटे को कत्ल कर दिया, मुलजमान को नहीं पकड़ा जा रहा, ठीक है, उसके ऊपर पुलिस अपनी कार्रवाई करती थी, बड़ा रिलीफ मिलता था। एक यहाँ से लेकिन रिपोर्ट मांगी जाती थी और वो रिपोर्ट के ऊपर नहीं, खैर उस रिपोर्ट के ऊपर बाद चीफ जस्टिस साहिबान जो असबूत नोटिस भी लेते थे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ का सुप्रीम कोर्ट का इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि आप सिर्फ रिपोर्ट भी मांग लें तो अमल दरामद होता है। मैं मिसाल दे सकता हूँ, हमारे एक जानने वाले थे कराची में, जिनका केस काफ़ी अर्से से पेंडिंग था, यानी, और इन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि जो पुराने केसेस हैं पेंडिंग उनको पहले सुना जाए ताकि उन्हें रिलीफ मिले। उन्होंने यहाँ एक दरख्वास्त दी, मैंने रजिस्ट्रार साहब तक पहुँचवा दी, वहाँ से उसी तरह कराची की अदालत से रिपोर्ट सिर्फ मांगी गई और वो ख़त्म बताती हैं कि उसका इतना क्विक इफेक्ट हुआ कि अनफानन वो केस लगा, सुना गया और मेरिट पे फैसला हो गया। मेरिट पे उन्हीं के हाथ में बन रहा हो गया। शी वॉज वेरी हैप्पी। ये सुप्रीम कोर्ट अगर ये एक्शन ले जो कानून के मुताबिक बनता है तो मामला काफ़ी हद तक सीधे हो जाएंगे, वजह इसके कि चीफ जस्टिस साहब बाहर खड़े के बयान दें कि निज़ाम मफलूज हो गए। देखिए, वही बात वहीं आ जाती है, शख्सियात तब्दील होने से के साथ पॉलिसियाँ भी तब्दील होती नहीं सर, 184(3) वहीं है। अगर सो मोटो तब्दील भी है, वो शख्सी पसंद नापसंद है, कोई लेता है कोई नहीं लेता, लेकिन 184(3) तो अपनी जगह पे कायम है ना। उसके तहत आप निज़ाम इंसाफ को सीधा रखें। देखिए, इसमें मैं फिर थोड़ा सी बात करूँगा कि 184(3) जो है उसके हवाले से भी जब चीफ जस्टिस साहबान तब्दील हुए, उसके इख्तियार का भी इस्तेमाल का इख्तियार जो था वो भी उन्होंने तब्दील कर दिया। साथ खोसा साहब ने 184 के कितने मुकदमा सुने, चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने एक ही सो मोटो लिया सिर्फ और सिर्फ कोरोना के हवाले से। अब कुछ लोग उसके हवाले से भी कहते हैं कि जनाब ये सो मोटो नहीं होना चाहिए था। बात यह है कि जब भी आप कुछ करते हैं तो आपके ऊपर तनकीद भी होगी, आपकी तारीफ भी होगी, लेकिन वो तनकीद और तारीफ से बालातर होकर आपको जो काम रिलीफ के लिए आप कर सकते हैं वो करना चाहिए। इसलिए जजेस के लिए अखबार पढ़ना, टीवी देखना मना है। इनके अपनी मैं नहीं मना कर रहा, कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है, सुप्रीम जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि ना वो अखबार पढ़ेंगे, ना टीवी देखेंगे, ना लोगों से मिलेंगे। वो उसका मकसद सिर्फ यही है ताकि वो तनकीद और तारीफ से मुतासिर ना हो। चलें, ये तो खैर चीफ जस्टिस साहिबान हमसे ज़्यादा समझदार हैं, वो समझते हैं कि उन्हें क्या करना होगा। हम जो महसूस कर रहे थे वो बात कर रहे हैं कि यह होना चाहिए। अकील साहब, कल एक और वाक़या अजीब व गरीब इस्लामाबाद में हुआ। वाक़या तो नॉर्मल है, लेकिन मैं उसको अजीब व गरीब इसलिए कह रहा हूँ कि आज से चंद साल पहले ये इस किस्म के वाक़यात में जो किरदार होते थे वो कोई लफंगा टाइप, कंट्रोल टाइप या अनपढ़ किस्म के लोग होते थे, ड्राइवर। ये उसी नौइयत का वाक़या जिन 2 शख्सियात के दरमियान हुआ है, वो एक MPA के हस्बैंड हैं और दूसरे एडिशनल जज हैं इस्लामाबाद के। ऐसी शख्सियात मैं मतलब तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। ये इतने महज़ब लोग होते हैं या होते थे या होने चाहिए हैं कि रोड पे अगर कोई ओवरटेक करने लगा तो दूसरा खुद उसको रास्ता दे, यार आप निकल जाए, और अगर किसी से गलती हो भी गई है तो पहला वाला इग्नोर करे। और लेकिन उसके बाद ये ओवरटेकिंग में कोई झगड़ा हुआ और फिर वो पेट्रोल पंप पे एक वाक़या, वो क्या वाक़या था, ज़रा उसकी डिटेल आपको मालूम है? वैसा वाक़या तो बिल्कुल मैं सुनाता हूँ, लेकिन मेरा एक कज़न आया बाहर के मुल्क से, एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ।
उसने मुझे कुछ दिन यहाँ पर ड्राइविंग वगैरह की, उस दिन मुझे उसके बाद मुझे कहता यार अकील मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी है। मैंने कहा क्या? कहता यार आप किसी को ओवरटेक कर रहे हैं ना तो वो गुस्सा करता है हाँ कि भाई मुझे ओवरटेक क्यों किया, वो आपके साथ जिद लगा के रेस लगा देगा। एक तो वो गुस्सा करता है, दूसरी एक और चीज़ है जो नेगेटिव रवैया बन गया है कि लेन डिसिप्लिन हमारे यहाँ बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। अब फास्ट लेन में आ जाती है गाड़ी जिसको जल्दी नहीं है और वो भाई साहब 35 की स्पीड पर चल रहे हैं। मुझे इमरजेंसी है, मैं जो स्पीड लिमिट है उसके अंदर रहते हुए 90 में जाना चाह रहा हूँ, मैं उससे रास्ता मांगूँ तो रास्ता नहीं, वो गुस्सा करेगा, रास्ता नहीं देता। उसको फिर रॉन्ग साइड से ओवरटेक करना पड़ता है और रॉन्ग साइड से ओवरटेक करो तो वो फिर आपको रोकता है, फिर वो कहता है आपने गलत पता किया। नहीं वो क्या, वो साइकिल क्या वो कह रहे हैं हम किस तरफ जा रहे हैं। बस ये अदम बर्दाश्त का मुआशरा जो है ना हम बनते जा रहे हैं असूलों से हट के। हमारी कोशिश ये है कि हर शख्स की यही सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, इसके ऊपर कोई तनकीद ना करे, जो मैं कर रहा हूँ बस मैं ठीक कर रहा हूँ, मुझे कोई पूछे ना। ये रवैया होता था पहले जाहिल। अच्छा, अब जो कल का वाक़या है, लोगों में कल का वाक़या है उसके हवाले से एक तहरीर भी चल रही है, कोई वाक़या तो बताएं पहले नाज़रीन को क्या। अच्छा, वो मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन उस तहरीर के बाद मैंने उस वीडियो को बार बार देखा कि यार शायद जो मेरी परसेप्शन जहन में बनी है वीडियो देख के वो गलत बन गई। अब सड़क के ऊपर जो वाक़या हुआ वो तो मेरे इल्म में नहीं, वो तो मुख्तलिफ सोर्सेज से मालूमात मिली। वो कहीं पे हुआ इसी तरह ही कि जनाब के शायद ये जज साहब ने ओवरटेक किया, इनके पास गाड़ी छोटी थी, दूसरे साहब के पास गाड़ी बड़ी थी, एमपीए वाली, उनके पास एमपीए वाली 86 लोगों वाली गाड़ी थी। तो अच्छा ये भी उस गाड़ी को कहते हैं, ये भी एक नेगेटिव ट्रेंड है कि बड़ी गाड़ी वाला छोटी वाले पे गुस्सा करते हैं। बिल्कुल तकब्बुर की इंतहा है इस माशरे में। बिल्कुल। तो जनाब वो बड़ी गाड़ी वाले ने जनाब छोटी गाड़ी वाले ने कहीं बड़ी गाड़ी वाले को शायद ओवरटेक कर लिया और रास्ता काट के तो वो पेट्रोल भरवाने आ गए। अच्छा, अब वो जो बड़ी गाड़ी वाले थे उन्हें शायद थोड़ा सा कोई 100 मीटर आगे जाके गुस्सा आ गया कि यार इसने मुझे ओवरटेक कैसे किया, क्यों किया, इसकी इतनी मजाक, ये छोटी गाड़ी वाला मुझे कैसे करके, गाड़ी वैसे इतनी छोटी नहीं थी उनके पास लेकिन उनकी गाड़ी से छोटी। तो वो जनाब रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, मैंने वीडियो जो देखी रॉन्ग साइड से आ रहे हैं और रॉन्ग साइड से आने के बाद जनाब गाड़ी उन्होंने रोकी है, ठीक है, और गाड़ी से उतरे हैं वो अपना चौधरी खुर्रम साहब जो किसी एमपीए के शौहर भी हैं, शायद इसी जोन में होंगे कि मैं एमपीए का शौहर हूँ, ये कौन होता है, मैं देख लेता हूँ। उन्होंने जनाब उतरते ही जनाब उनके साथ खुद एक तो होता ना कि उनका कोई मुलाजिम ये काम करे, उन्होंने खुद जाके गाड़ी में बैठे हुए शख्स जो कि बाद में पता चला कि जनाब सेशन जज के होते पर हैं मलक जहांगीर अवान साहब, उनके साथ जाके हाथापाई शुरू कर दी, उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। फुटेज में जो नजर आया, मैं फुटेज और ये फौरन ऑफिस के सामने वाले पेट्रोल पंप का वाक़या है जो हसास इलाका है, जो कि हम हसास इलाका राशिद साहब ना कहें, जो कि जिसको इस एरिया को बकायदा रेड जोन कहा जाता है। प्रोटेक्टेड इसलिए भी है कि वो पेट्रोल पंप लिंक करता है उसको डिप्लोमेटिक करता है। वो सामने आपके फॉरेन ऑफिस है, साथ प्राइम मिनिस्टर, राइट साइड पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, तो वो तो रेड जोन गिना जाता है, रेड जोन में है वो इलाका, बल्कि गिना क्या जाता है रेड जोन के अंदर है वो इलाका, उस एरिया के अंदर हुआ। अब कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जनाब अब जज साहब ने जनाब वहाँ पे पिस्तौल निकाल ली और फायरिंग शुरू कर दी। अब देखें, अगर फ़र्ज़ करें मैं हूँ, मेरे ऊपर कोई शख्स अटैक कर देता है, तो अब मुझे तो नहीं पता कि ये 2 थप्पड़ के बाद रुक जाएगा, ये 4 के बाद रुक जाएगा, ये 10 के बाद रुक जाएगा। अब मैं क्या करूँ? सेल्फ डिफेंस में मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं लड़ाका भी नहीं हूँ भाई, मैं तो इसकी तरह उठ के वो मुक्के भी नहीं मार सकता, ठीक है। अब वो सेशन जज हैं, उनके पास अगर पिस्तौल थी, अगर लाइसेंस यहाँ रखो, अगर यहाँ कोई और ड्राइवर होता ना जो जाहिल टाइप जैसे आप कहने में, वो सीधा निकालता रॉड, वो और लड़ाई शुरू हुई। आपने वो ड्राइवर वाली बात है, आमतौर पर लड़ाई में वो लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन उन्हें सेल्फ डिफेंस में पता था कि मेरा राइट है, उन्होंने अपना क्या वो फायर किया। अच्छा, वो फिर अब उन्होंने फायर किए 2 से 3 फायर किए, फायर बल्कि नजर आ रहे हैं हवाई फायर किए, एक फायर भी ना उस गाड़ी को लगा एमपीए की, वो चौधरी खुर्रम साहब की गाड़ी को, ना उनके किसी बंदे को लगा, ना किसी पेट्रोल पंप पे किसी मौजूद किसी बंदे को लगा। फिर वो गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ी से बाहर निकल के भी वो पाँव पे फायर कर रहे हैं, एक फायर भी उन्होंने सीधा नहीं किया। उससे नज़र आ रहा है कि वो उसको रोकने के लिए कर रहे हैं कि भाई बस अपना डिफेंस करें और अपना डिफेंस करें अपने बचाव में। अब इसमें रात को 12 बजे के करीब जो खबरें आई थी वो तो ये आई थी कि जनाब इनका कोई राजीनामा हो गया, जिसमें मुझे बड़ा दुख हुआ था कि यार राजीनामा क्यों हो गया भाई,
क्यों हो गया? जज एक साहब- शख्स आपके ऊपर अटैक करे और वो क्या कहते हैं, अगर वो कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली से है तो वो बाद में आप बैठ के पुलिस भी बचाव करा दे, राजीनामा करवा दे। लेकिन आप जो सुबह खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि नहीं, राजीनामा नहीं हुआ, बाकायदा जज साहब ने उनका मेडिकल करवाया गया है और मेडिकल करवाने के साथ ही उनका जो है FIR के लिए दरख्वास्त है उसको भी इंटरटेन किया जा रहा है। जज साहब का मेडिकल का मतलब ये कि वो उन्हें फिजिकली हिट किया गया, वो बाद जज साहब की बाकायदा तस्वीर आई है, उस तस्वीर में आप देखें चोट लगी जज साहब की आंख से बाकायदा खून निकल रहा है, उनके नाक से खून निकल रहा है, अच्छा। नाक, बल्कि जो इतलात ये थी कि उनके नाक की हड्डी टूटी है। तो मतलब कि वो बाकायदा, एक चीज़ होती है कि वो बाकायदा ज़ख्मी हुए हैं, वो उनका ज़ख्मी होना जो है वो उस तस्वीर से बिल्कुल साफ वाज़ेह है। और राशिद साहब, अदम बर्दाश्त की आप ये सूरत हाल देख लें, और हमारे जो कानून है ना, कानून जहाँ तक मुझे समझ है, कानून यही कहता है कि ठीक है जी, ज़बानी मैंने आपको बुरा कह दिया, आपने मुझे बुरा कह दिया, उसके बाद गाड़ी मैंने गलत ओवरटेक की, मैंने सही ओवरटेक की, ठीक है, वो एक अपनी जगह पे रह गया। लेकिन गलती मेरे हिसाब से उसकी मानी जाएगी जिसने सबसे पहले हाथ उठाया, जाहिर है जिसने अटैक किया, जिसने हमला किया, Physical जिसने assault फिजिकल असॉल्ट किया, गलती उसकी मानी जाएगी मेरे नज़दीक, ठीक है, या कानून के मुताबिक। उस वक्त फिर ये नहीं देखा जाएगा कि ये पीछे जनाब गाड़ी में क्या करके आए थे, गलत ओवरटेक करके, उस टाइम फिर गलती उनकी बन गई। तो बिल्कुल उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, प्रोब होनी चाहिए, और जो भी कसूरवार है MPA साहिबा का मैंने एक बयान देखा था, वो कुछ इस किस्म का बयान दे रही थी कि देखें हम तो पूरा मनशहरी हैं, हमारी गाड़ी में तो हमारे पास तो असला भी नहीं था, उनके पास असला था, उन्होंने फाइट किया, यानी हमलावर जैसे जज साहब थे। उनका इल्ज़ाम ये बजाय इसके कि जिस पोजीशन पे वो हैं वो कहें कि ठीक है मामले को प्रोब होना चाहिए और जो भी गलती पे उसके मुताबिक खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई। नहीं, सियासतदान अगर सियासी रंग नहीं देंगे तो क्या करेंगे जनाब? सियासतदानों का काम ही ये है कि हर चीज़ को कंट्रोवर्शियल कर दें, सियासी रंग दे दें और मामला जो है तो रफा फिर दफा हो जाए, खत्म हो जाए। यही वजह है कि जब जिनकी जो जिम्मेदारी है जब वो पूरी नहीं कर रहे तो मुआशरा इस स्टेज पे आ गया है कि CCPO ये कह रहा है कि ख़वातीन घर से बाहर ना निकलें, और MPA कह रही है कि नहीं जज हमलावर था, उसके पास पिस्तौल थी, और चीफ जस्टिस को ये कहना पड़ रहा है कि निज़ाम इंसाफ मुअत्तल होकर रह गया। मतलब एक तरह से सोसाइटी क्रैक्स की तरफ जा रही है। क्या हाल है इसका, कैसे ठीक होगा फिर? देखें, एजुकेट करना पड़ेगा सबको, ठीक है, और सबको ये किसको? एक हमें एक हुकूमतों की जिम्मेदारी, ये एक वो बाकायदा क्या कहते हैं कि एक पूरी नस्ल तैयार करनी पड़ेगी जिसमें ये बर्दाश्त हो कि भाई ये कानून है, मैंने इससे बाहर नहीं जाना, ये एक अखलाकी इक़दार है, मैंने इससे बाहर नहीं जाना, ये जो है कानूनी हद है, मैंने इस कानून की हद से बाहर नहीं जाना। वो हमें, और ये इस बर्दाश्त, हमें अपनी बर्दाश्त जो है उसको, उसका लेवल जो है, उसका मेयार जो है उसको मज़ीद बेहतर करना होगा ताकि ऐसे वाक़यात से बचा जाए। यही पाकिस्तानी जो ही पाकिस्तान की सरहद क्रॉस करता है एकदम बिल्कुल कानून पसंद जारी हो जाता है, मौजूद तरीन। मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया, मैं एक दफ़ा इत्तफाक हुआ जापान जाने का, मैं वो एयरपोर्ट लाऊंगा, मैंने बोर्ड नहीं पढ़ा, मैंने सिगरेट लगा ली, उस ज़माने में मैं स्मोकिंग करता था, सारे पाकिस्तानी मुझे नो स्मोकिंग एरिया सिगरेट पी रहा, मैं पहले तो मैं ये परेशान हुआ कि ये मुझे क्या फिर मैंने कहा अच्छा यार मैंने बोर्ड देखा नहीं था, मैंने बुझा तो दिया। लेकिन पता ये चला कि अगर कानून का खौफ होगा तो यही लोग सीधे भी हो जाएंगे। यहाँ इम्प्लीमेंटेशन कमज़ोरी, कानून की इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे सही है कि हमारे मुल्क के अंदर कानून मौजूद हैं, मैंने पहले भी यही कहा है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन का ज़रूर फुकदान है कि कानून इम्प्लीमेंट नहीं होता। फिर आप ये देखें कि जो तफ्तीशी होता है ना किसी भी केस के अंदर, वो जनाब कानून की अमलदारी तो कानून बनाता है, लेकिन वो उसके अंदर जानबूझ के कुछ ऐसी खामियां रख देता है जो उसको मालूम होती हैं। अब अदलिया को इस तरफ आना होगा कि अगर तफ्तीश में खामी है और वो सामने आ जाती है ड्यूरिंग हियरिंग, तो फिर उस तफ्तीशी को ज़रूर सज़ा होनी चाहिए। जब तक उस तफ्तीशी को सज़ा नहीं होगी ना, ये निज़ाम ठीक नहीं होता। मेरी राय तो यही है। ये तो मैं इससे पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ मुख्तलिफ सिटिंग्स के अंदर कि जनाब अगर किसी शख्स की ये चीज़ शामिल हो जाए कि इसने तफ्तीश के अंदर ऐसा नुक्स जानबूझ के छोड़ा है जिसकी वजह से जज को, मुलजिम को जो है फ़ायदा हो गया, मुलजिम बरी करना पड़ गया, तो सिर्फ़ और सिर्फ उस मुलजिम को बरी ना करें, उस तफ्तीशी के ख़िलाफ़ कार्रवाई का ऑर्डर भी करें, ताकि तफ्तीशी को मालूम हो कि भाई लोगों को कल को दूसरे अफसरान को मालूम होगा कि फ़लाँ शख्स ने तफ्तीश के अंदर ये कोताही की थी, तो उसकी सज़ा आज तक भुगत रहा है, नौकरी से फारिग हो गया है।
फांसी चढ़ गया, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो रोज़ाना पुलिस अब नहीं, अब होता क्या है राशिद कस्टडी साहब? में आदमी मार देती है। नहीं नहीं, अब राशिद साहब होता क्या है कि जनाब एक कत्ल होता है हाँ, और 5 साल 4 साल 10 साल के बाद वो कत्ल के बाद जो है वो मुलजिम जो है वो इसलिए बच जाता है कि शाहिद नहीं होते। अब जिनका कत्ल हुआ है क्या उन्होंने झूठ बोला कि कत्ल नहीं हुआ? क्या अब सारी दुनिया जानती होती है कि जनाब ये कत्ल फलां ने किया, लेकिन उसके खिलाफ ये महमूद खान अचकज़ई वाला जो मामला है कोयटे वाला, आप उस कोयटे वाले मामले में देखें, सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया ने फुटेज देखी, लेकिन एट दी एंड हुआ क्या? कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि जनाब इसके खिलाफ सबूत नहीं है। तो फिर आप उन लोगों को पकड़े जो उस वक्त का उधर के एसपी इन्वेस्टिगेशन थे, जिसने ये केस तफ्तीश किया। बेशक उसने किसी भी दबाव के अंदर आके इस केस के अंदर ऐसे लकून जोड़े जिससे मुलजिम को फ़ायदा हुआ, लेकिन उसके खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो उसके बाद जब अगली दफ़ा खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या होता है तो वो जो नेक्स्ट तफ्तीशी होगा वो उसको पता होगा कि आज मैं इसको छोड़ दूंगा, कल मैं नहीं बच सकूंगा, मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वो यकीन जानिए जो SOPs होंगे तहकीकात के, जो प्रोसीजर होगा वो उसको अडॉप्ट करेगा, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए वो दुरुस्त तहकीकात करेगा, कानून पर अमल करेगा। जितना प्रेशर इस केस में बिल्डअप हुआ है ये गोजरा वाले में, इसमें 2 दिन के अंदर अंदर मुख्तलिफ लोग सामने आए कि ये फ़लाँ मशकूक है, फ़लाँ मशकूक है, और अभी खबर चल रही है कि कोई शफकत नाम का मुलजिम उसने इकबाल जुर्म कर लिया। लेकिन इसने भी केस की अदालत में पहुंचने से पहले इतने तज़ाद पैदा कर दिए गए हैं कि कोई इकबाल जुर्म करे या ना करे, वो शक के फ़ायदे लेकर और ये तफ्तीश की खामियाँ लेकर बरी हो जाएगा। अगर हम इस केस को टेस्ट केस नहीं बनाते तो गोजरा जैसे वाक़यात फिर और ज़्यादा दीदा-दुली होनी शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, बात वही कानून की अमलदारी की है, और कानून की अमलदारी अदारों का काम है करना। जब तक ये कानून पर अमल दरामद मुकम्मल नहीं होगा ये मसले मसाइल जारी रहेंगे। हमारा काम था हालात व वाक़यात का जायज़ा लेना और निशानदेही करना। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अकील अफजल साहब को और राशिद को रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से देखना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।